हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज़ बीएड की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की गई है। ये स्पेशली इग्नू के लिए है, लेकिन इग्नू के अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है तो उनके लिए भी बेहद बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा सीटेट, एस्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, DTEP+B का, KVS का, NVS का, ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम डोमेन्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स की। देखिए फ्रेंड्स, डोमेन से पहले हम ये चीज़ देखते हैं एक बार कि जो NCF ने कुछ जो एम्स दिए हैं कि एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या एम होने चाहिए, या फिर एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक डेमोक्रेसी वाला कंटेंट होना चाहिए, बच्चों को इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, उसको ह्यूमन डिग्निटी के राइट्स और रिस्पेक्ट करनी चाहिए और राइट्स को के बारे में पता होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क और पार्टिसिपेट करना इकोनॉमिक प्रोसेस और सोशल चेंज में, ये डेवलप करनी है एबिलिटी बच्चों में। उसके बाद बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, वो दिखा पाएँ और ये कर पाएँ कि लर्न कैसे करना है, इसकी लर्निंग और विलिंगनेस, जब भी कुछ अनलर्न करना हो उसको और रीलर्न करना हो, तो सारा कैसे एक फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव मैनर में किया जाता है, ये सब बच्चों को आना चाहिए। उसके बाद NCF ने ही जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग बताए हैं वो कुछ ऐसे बताए हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं: लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर पीस। ये सिर्फ मेन डोमेन नहीं पढ़ने, इसके अलावा जो इनके अंदर जो इश्यूज आते हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, सपोज अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बच्चों का जो लिंग्विस्ट पोटेंशियल होता है या उनको जो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी को एनरिच करना होता है, एक्विजिशन है एकेडमिक नॉलेज की, ये सब भी हैंडल किए जाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जैसे बच्चों में ये कैपेबिलिटीज़ आनी चाहिए कि वो न्यूमेरेसी से रिलेटेड सारे स्किल्स डेवलप कर पाएँ, थिंकिंग कर पाएँ, रीजनिंग कर पाएँ, अपना मेंटल लेवल जो है वो हाई कर पाएँ, अपने लॉजिकल कंक्लूजन कर पाएँ, एब्स्ट्रैक्शन रीजनिंग को डेवलप कर पाएँ, एक करने का एक तरीका अच्छे से आ जाए। उसके बाद साइंस की बात कर पाएँ तो उनको मतलब इस तरह से जैसे इंक्वायरी स्किल्स उसमें डेवलप हों, रिसर्च, डिस्कवरी, ये सारी तरीके उनको आने चाहिए और ये रोट लर्निंग की बजाय वो लाइवलीहुड मतलब लाइव एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करें। उसके बाद अगर सोशल साइंस की बात की जाए तो कैसे एक जस्टिस और पीसफुल सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते हैं, ये हमें सोशल साइंस के अंदर कंसर्न है मेन। उसके बाद कैसे सोसाइटी में रहा जाता है, कैसे हम अपने मॉरल वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं, सोशल वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम पीस के साथ, हारमोनी के साथ अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। और फिर काफ़ी सारे इसके अलावा स्किल्स भी डेवलप हों जिनसे वो सेल्फ रिलायंट, रिसोर्सफुल, हेल्दी और पीस ओरिएंटेड जो है एक ह्यूमन बींग बन पाए। तो फ्रेंड्स, जो इश्यूज होते हैं कंसर्निंग इंटीग्रेटेड करिकुलम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड करिकुलम होता क्या है? ऐसा करिकुलम जिसमें सारे सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं, उन सबको मिलकर पढ़ाया जाता है। जैसे नॉलेज और एक्टिविटी को समाज के वातावरण से संबंधित करके भी पढ़ाया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होते थे कि सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ाया जाता था, हिंदी में सिर्फ हिंदी, साइंस में सिर्फ साइंस, सोशल साइंस में सिर्फ सोशल साइंस। आजकल हर सब्जेक्ट्स को रिलेट करके, इंटर रिलेट करके पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के लिए देखिए, अगर सारे सब्जेक्ट्स हम इकट्ठे पढ़ा रहे हैं तो कितने सारे मेथड्स निकल के आ रहे हैं। सपोज आपको कोविड का कोई टॉपिक दिया जाता है तो देखिए कोविड के उसमें आपको डेटा भी चाहिए, डेटा किससे? मैथ्स से रिलेटेड, और जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी आई है वो किससे रिलेटेड? साइंस से रिलेटेड। और आपको ये सब अपनी लैंग्वेज में या बच्चों की लैंग्वेज में डेवलप करना है तो लैंग्वेज भी सब्जेक्ट आ रहा है, और सोसाइटी से रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट है तो SST भी इंक्लूड हो रही है। तो एक टॉपिक जो है वो सब सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है, उसमें टीचिंग जो है कॉम्बिनेशन में दी जाती है ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। इस टाइप के करिकुलम को हम एक्टिविटी ओरिएंटेड या एक्सपीरियंस सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। रियल लाइफ में ये बहुत यूज़फुल होती है और मेनली यहाँ पर टीम वर्क के उसमें काम किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग में अगर लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं तो सिर्फ लैंग्वेज मतलब फ्रेजेस, वर्ड, सेंटेंस उसको बोलने नहीं आते, उसके अलावा भी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, जैसे कैसे अंडरस्टैंड करना है डाइवर्स फेनोमेना को, और कैसे स्पैन करना है क्रॉस करिकुलर एरिया, तो ये सब चीज़ें उसको आ जाती है। सपोज आप किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ उसको न्यूमेरिकल स्किल तो होती है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल भी अच्छा हो जाता है, वो रियल लाइफ सिचुएशन में भी उसको जोड़ पाता है, नॉन फैमिलियर अगर कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर भी उसको जोड़ पाता है। अगर आप साइंस, सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो बच्चे में सिर्फ उनकी नॉलेज ना होकर ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, एक्सप्लोर करना, क्वेश्चन करना, तो ये सब जो हैं चीज़ें देखिए इंटीग्रेटेड करिकुलम का ही एक पार्ट है, जिसमें वेल प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं,
टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसमें अपने अपने एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट किया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कनेक्ट करता है वेरियस करिकुलर एरियाज़ को इन सच अ मैनर दैट इट बिकम ट्रूली होलसम, कि उसको एक पूर्ण समग्रता के रूप में देखा जाए और एनरिच होता है फ्रॉम ए लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकता है, मल्टीडिसिप्लिनरी भी हो सकता है और ट्रांसडिसिप्लिनरी भी हो सकता है। एक तरह से ये सब जो है एसेंशियल हो जाते हैं इन अंडर टीचिंग लर्निंग सेशन में। तो फ्रेंड्स इसके देखिए बेनिफिट्स भी हैं कि अगर लर्नर का देखिए इंटरेस्ट फॉलो किया जाता है इसमें, और उसके बाद टीम वर्क होता है, कॉपरेशन वाली फीलिंग आ जाती है बच्चों में, मल्टी स्किल्ड स्टूडेंट्स डेवलप होते हैं और किसी भी कॉन्सेप्ट को एक मच डीपर वे में सोच सकते हैं वो। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हैं या कुछ नेगेटिव भी हैं। तो वो क्या होते हैं, सपोज़ आप कोई भी एक टॉपिक करा रहे हो हर सब्जेक्ट से इंकलकेट करके, तो हो सकता है किसी बच्चे का पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसके बाद हो सकता है हर लेवल के बच्चे के लिए यूज़फुल ना हो और हर कोई इसको इजी तरीका ना समझे। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप इसको कराने लगेंगे तो आपका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही हद तक पेंडिंग रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए ये एक तरह से कुछ ऐसे टीचर्स प्रोफिशिएंट हों जो इन सब सब्जेक्ट्स में, उनकी डिमांड करता है। तो हो सकता है ऐसा स्कूल में कोई टीचर ना हो और जिससे वो अच्छे से सब्जेक्ट को बच्चों को ना समझा पाए, और इसी बिहाफ पे टीचर्स जो हैं इनको इंकलकेट करने को जागरूक भी नहीं होते हैं और अपने मन से भी नहीं करा पाते हैं। तो पाठ्यक्रम के प्रयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है। शिक्षकों का अभाव कह सकते हो आप कि शिक्षक ऐसे नहीं हैं, टीचर्स ऐसे नहीं हैं, तो इस वजह से भी इसको कई बार इग्नोर किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 4.5 करिकुलर मटीरियल्स की। देखिए करिकुलर मटीरियल क्या होता है, एक तरह से टीचिंग लर्निंग मटीरियल होता है या जैसे इंस्ट्रक्शनल मटीरियल भी बोल सकते हो, जो एक टीचर जो है कोई भी टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ यूज़ करती है, हम उसे करिकुलर मटीरियल या रिसोर्सेज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या इनकलकेट कर सकते हैं हम, देखिए दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रिस्क्राइब्ड, जो पहले से ही हमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया हो, और दूसरा होता है हमारा एकम्पनीड, जो मतलब टीचर जो है अपनी सहूलियत के लिए यूज़ करती है। तो फर्स्ट वन इज़ प्रिस्क्राइब्ड, सेकंड वन इज़ एकम्पनिंग मटीरियल। प्रिस्क्राइब्ड में आप क्या कर सकते हो, जैसे बुक्स, टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, वर्क बुक मिलती हैं, लेबोरेटरी मैनुअल्स होते हैं, पहले से ही टीचर को मिलते हैं, तो ये प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन जो टीचर्स अपनी हेल्प के लिए यूज़ करती है, जैसे डिक्शनरी, एटलस, सप्लीमेंट्री बुक्स हो गई, कुछ ग्रामर बुक्स हो गई, कुछ डू इट योर सेल्फ प्रैक्टिस मैनुअल्स हो गए, तो ये सेकंड कैटेगरी यानी एकम्पनिंग मटीरियल में आती है। आज जो प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी होती है, देखिए वो करिकुलम अबाइडेड होती है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम इसमें यूज़ करते हैं, मतलब आप इसको क्लोज एंडेड बोल सकते हो, जो भी हमें प्रोवाइड की जाती है करिकुलम के साथ। लेकिन जो दूसरी है अप्रोप्रिएट या अकम्पनिंग मटीरियल है, उसमें हम क्या करते हैं, देखिए वो ओपन एंडेड है, वो टीचर अपने बिहाफ पे कैसे भी यूज़ कर सकती है, उसको जो भी पढ़ाने के लिए सही तरीका दिख रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी जैसे मैप है, ग्लोब है, वो सब अपने बिहाफ पे यूज़ कर सकती है। यहाँ पे NCF 2005 कहते हैं कि ट्रायंगल जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन हाई स्पीड क्लासरूम टीचिंग, हैवी होमवर्क और प्राइवेट ट्यूशन, ये एक मेजर सोर्स है स्ट्रेस का। इसको कम किया जा सकता है अगर टेक्स्ट बुक राइटर जो है वो इलेबोरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी, स्पेस फॉर वंडरिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज या फिर एंकरेजिंग रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग या स्मॉल ग्रुप वर्क और लिविंग द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स टू ए सब्जेक्ट डिक्शनरी को फॉलो किया जाता है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे करिकुलर जो मटेरियल है वो बिलोंग करता है टू बोथ द कैटेगरीज, कॉम्प्लीमेंट करना ईच अदर एंड वर्क करना इन टेंडम टू एड्रेस डिफरेंट करिकुलर कंसर्न्स। तो एक तरह से ये NCF के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, कि अगर हम ये करिकुलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, ये एक बच्चों को जो है सोर्स बुक है, ये डिज़ाइन की जाती है एज अ सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ये टीचर को पहले से ही प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वो खुद से जो है कुछ चीज़ें याद कर सकती है और बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए हेल्पफुल होता है ये। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिर्फ इम्पार्ट नहीं करती नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को बच्चों में, बल्कि जो डिफरेंट करिकुलर जो मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं उसके अलावा ये बच्चों के लिए ईजी बनाती है कि कैसे लर्न करना है। उसके बाद जो सेकंड है, आप कह सकते हो वर्क बुक और लैब मैनुअल्स जो होते हैं, जो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जा पाएँ। आप उसके बाद देखिए जो है, ये पहले तो लर्निंग को ईजी बनाता है, ईजिली एक्सप्रेस करता है कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद ये इंटरेस्टिंग बनाता है, इंटरप्रिटेशन जो है वो ईजिली हो जाती है, लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है और एक सेंट्रल और कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है कई बार स्कूल सिस्टम में। उसके अलावा यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और दिए गए हैं कि आप मैनुअल्स हो गए, जैसे वो बच्चे अगर प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ डूइंग, वो बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। डिक्शनरीज़ हैं, डिक्शनरीज़ बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती बल्कि वो वर्ड कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, क्या साइनोनिम, क्या एंटोनिम, ये सब आपको बताती है। उसके बाद मैप वर्क है, ग्लोब है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चार्ट हैं, ग्राफ हैं, टेबल्स हैं, ये सब जो है टीचर मेड मटेरियल हैं जो टीचर एक यूज़ कर सकती है और अपनी लर्निंग को काफ़ी इफेक्टिव
बना सकती है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एज टीचर्स एक्टिवली एंगेज विद द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ए गिवन सब्जेक्ट आर मोर अट्यून्ड टू द लर्निंग नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो करिकुलर मटेरियल होता है बच्चों को एक हद तक मतलब खुद से करके सीखने का मौका देता है, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके बाद एक जो है वो खुद से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंट बनाता है, उनका जो डेवलपमेंट है वो एक हाई लेवल पे कर देता है और वो काफ़ी सारी क्रिएटिविटी जो है वो खुद में डेवलप कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम इम्प्लीकेशंस ऑफ करिकुलर डिवीजन्स फॉर लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। तो देखिए करिकुलम है क्या, कैसे रिलेटेड होता है डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया से, कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया चूज़ किए जाते हैं, क्या करिकुलर मटेरियल होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन जो सिंपली प्रिस्क्राइब करता है एक सिलेबस को या एक कोर्स को, स्टडी को, वो तब तक बेनिफिशियल नहीं है, तब तक अपने डिज़ायर्ड लर्निंग जो आउटकम्स हैं उसको अचीव नहीं करेगा जब तक वो लर्नर सेंट्रिक मेथड को यूज़ करके नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होती है या जो भी चीज़ें हैं वो लर्नर को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का यूज़ करना चाहिए। क्या होती है लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी फ्रेंड्स? तो लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसमें भी बताया जाएगा कि जो लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी होती है वो प्रेमिसी देती है चाइल्ड को, वो उसी को इम्पोर्टेंस रखती है, वही सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होता है, उसी से ही रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। क्लास में एक्टिविटीज़ कौन सी करानी है ये भी स्टूडेंट के ध्यान में रखते हुए कराया जाता है, उसका कौन सा मेंटल लेवल है, वो कितनी प्रीवियस नॉलेज के साथ आया है, उसको ध्यान में रखकर सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स को अगर हम कोई चीज़ करा रहे हैं तो क्या वो प्रिपेयर्ड है या नहीं, रेडीनेस है या नहीं। देखिए जैसे यहाँ NCF 2005 ने दिया भी है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स क्या है, गिविंग प्रेमिसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस को प्रेमिसी दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, उनका उनकी वॉइस, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन सब का मेन ध्यान रखा जाए। तो इस टाइप की जो लर्निंग होती है वो प्लान्ड होती है, बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कराई जाती है, उनका फिजिकल, कल्चरल, सोशल प्रेफरेंस इनको भी ध्यान में रखकर कराया जाता है। डाइवर्सिटी होती है देखिए हर इंडिविजुअल में, उनके करेक्टर्स की, उनकी नीड्स की, तो ये सब ध्यान में रखकर एक जो लर्निंग कराई जाती है वो चाइल्ड सेंटर लर्निंग होती है। तो इसमें बच्चों का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रादर देन पैसिव वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें, वो हर तरीके को मतलब उनको बिहाफ में रखकर काम कराया जाता है, तो बच्चे जो हैं बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या है, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, वो देखते हैं। देखिए जब भी बच्चा बर्थ लेता है तो उसके बाद ग्रो करता है, वो इन्वॉल्व होता है अपनी सोसाइटी में, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, और मतलब कुछ ना कुछ वहाँ से सीखता है, तो वो उसकी नेचुरल एबिलिटी होती है। उसके बाद अपने जो भी सीखता है, अपने आइडियाज़ अंडरस्टैंड करता है उनको, तो उससे एक पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो जाती है जो एक नॉलेज बेस्ड होती है। तो नेचुरल प्रोसेस जो होता है ग्रोइंग अप का या फिर सोशलाइजेशन का, इसे हम बोलते हैं नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जहाँ बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। देखिए दो तरीके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल उसने अपने सोसाइटी से सीखा, उसके बाद जो फॉर्मल है वो एक स्कूल है। उसके बाद स्कूल क्या है, देखिए एक प्लेस है जहाँ पे बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्शन कराई जाती है, बट फॉर्मल वे में। स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने आप को जान पाए, अपने आप को समझ पाए, खुद को समझ पाए, दूसरों को समझ पाए, अपनी सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये सारे जो गुण हैं वो एक स्कूल ही डेवलप करता है। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है लर्निंग का जो स्कूल को पॉसिबल बनाता है, ताकि उसके लिए आगे जो है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो जाएँ और वो अपने आप के साथ साथ अपने जो वर्ल्ड है उसको भी समझ पाए। देखिए NCF 2005 क्या कहता है कि चिल्ड्रन की जो आवाज़ है, उसका एक्सपीरियंस है, वो डू नॉट फाइंड एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम, ऑफन द ओनली वॉइस। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था फ्रेंड्स कि बच्चों की आवाज़ क्लास में नहीं आती थी, अगर सुनाई देता था तो सिर्फ टीचर। बच्चे तब बोलते थे जब उनसे कुछ पूछा जाता था, उनको आंसर करना होता था, या जो टीचर बोल रही है उनकी वर्ड्स को रिपीट करना होता था। वो रेयरली ही कुछ करते थे, या फिर उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाती थी कि वो इनिशिएटिव ले पाए। तो इस जो प्रोग्नोसिस था, ये जो चलती आ रही थी टेक्निक, उससे अलग हटकर NCF ने बोला है कि बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाया जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं ताकि वो खुद से अपने पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करें और उन्हें टीचर के आगे रखा जाए। बच्चों को पहले कोई स्कोप नहीं दिया जाता था, स्पेस नहीं दिया जाता था कि वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट खुद पे से कर पाएँ। इसीलिए आज के टाइम में उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्स्ट बुक, हर चीज़ उनके बिहाफ पर ही बनाई जाती है। तो इस तरह की नॉलेज को वो खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं और यही एक लर्नर सेंटर पेडागोजी होती है। उसके बाद मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं इसके? देखिए मेरिट्स में आप ये कह सकते हो कि एक बच्चे को अपना ही पोटेंशियल, इनेट पोटेंशियल जो है उसको रियलाइज़ करने में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद जो भी उसकी नीड्स होती है वो रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। चिल्ड्रन जो है अलग अलग तरीके से
डिपेंड करता है उनकी इनहेरेंट कैपेसिटी क्या है, नेचुरल टेंडेंसी क्या है, लर्न करना सीख जाते हैं। एक उनमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी का जो पॉइंट है वो जनरेट हो जाता है, और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो क्वेश्चनिंग कर पाते हैं, सिर्फ आंसर ना देने के बजाय वो खुद से क्वेश्चन कर पाते हैं। तो बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, एक्सप्लोरेटिव बनाता है और नर्चर करता है उनके कल्चर ऑफ नॉलेज क्रिएशन को, और साथ साथ बच्चों को उनके सेल्फ पेस्ड पे लर्न करने का मौका देता है, और एक टीम वर्क जो है उनमें डेवलप कर देता है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर देता है। वो उनको इतना इंकरेज कर देता है कि वो अपनी फर्दर लर्निंग खुद से कर पाते हैं। इंटरेक्टिव एक क्लासरूम हो जाता है, बच्चे पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर ये बेनिफिट हैं, देखिए लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी के, इनको ध्यान में रखकर ही टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ाता है। अगर बात की इनके नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट में देखिए बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है कई बार जितने टीचर्स होते हैं, तो वहाँ ये बेनिफिशियल नहीं होता कि इंडिविजुअली हर बच्चे को ध्यान में रखकर हम चीज़ें करा पाएँ। तो ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चा अटेंटिव नहीं होता है, बच्चे की फिजिकल जो कैपेबिलिटी होती है वो अलाउ नहीं करती कि वो खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर पाए चीज़ों को, तो ये उस तरीके से भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। टीचर जो हैं मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना हैक्टिक हो जाते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ जाती है कि वो टीचिंग स्ट्रैटेजी तो बना लेते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। तो टीचर्स के पास वर्कलोड कई बार कहते हैं इतना हो जाता है, तो ये भी एक उसका नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है, बच्चा रेडी नहीं है, तो भी आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके नेक्स्ट क्या है, टीचर की अनप्रिपेयर्डनेस। टीचर भी अगर प्रिपेयर नहीं है तो भी आप इस लर्नर सेंटर पेडागोजी को फॉलो नहीं कर सकते। कई बार ज़्यादा बच्चों की वजह से क्लास भी कंट्रोल नहीं हो पाती है और प्रॉब्लम हो जाती है मिसकंसेप्शन में। हो सकता है कि आपने कुछ बताया, बच्चा कुछ और समझ के वो चीज़ें कर पा रहा है, और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हम अपना जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो विद इन टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे। और टीचर्स काफ़ी स्पेशल और स्किल्ड टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।